Hello dear student, welcome back to my channel. This is Ruby Chaudhary. So student, today we shall going to start our new chapter which is Indian education during British period. इट्स मीन ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स में अपना प्राचीन कालीन, बोधकालीन और मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। इससे पहले जो मुस्लिम शासक आए थे या मुस्लिम शिक्षा शास्त्री आए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद क्या आए थे, ब्रिटिश जो लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एजुकेशन सब्जेक्ट है तो हम इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो वहाँ की शिक्षा नीति पर होगा। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो ब्रिटिश काल के लोग आए थे या शिक्षा शास्त्री आए थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया और उन्होंने अपनी नई शिक्षा नीति किस प्रकार से लागू की। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इसमें हम अपना पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी में टोटल आपका लेसन कवर हो जाएगा और जो बाकी बचा हुआ है वो आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। सो हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ और विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। मतलब ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी उसका आरंभ और फिर उसका विकास किस प्रकार से हुआ। यहाँ से देखेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा का आरंभ व विकास। इससे पहले क्या हुआ था, फारसी भाषा पर सबसे पहले संस्कृत भाषा, फिर पाली भाषा, फिर फारसी भाषा और इसके बाद जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने अपनी रोमन भाषा पर क्या दिया, बल दिया। देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। ईसाई मिशनरियों ने देश में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली। इन्होंने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार रखा था। जो ईसाई धर्म होता है वो अंग्रेज लोग जो होते हैं, जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो ईसाई कल्चर को या क्रिश्चियन होते हैं तो वो इस धर्म को मानते हैं। तो इनका मेन मोटिव था इसी धर्म का प्रचार और प्रसार करना। लेकिन ब्रिटिश काल में मैकाले के घोषणा पत्र के बाद शिक्षा का व्यवस्थित रूप में विकास किया गया। ब्रिटिश कालीन शिक्षा 1947 ईस्वी तक कायम रही। ये जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, तब तक इन्हीं का शासन चला और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो शिक्षा नीति थी वो यहाँ पर लागू रही। इसे स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का काल भी कह सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। वे समझते थे कि शिक्षा द्वारा लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इससे पहले जो मुस्लिम आए थे उनका मेन मोटिव क्या था, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, और इनका मेन मोटिव था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए वे भारत में शिक्षा प्रचार के कार्य में लग गए। इस क्षेत्र में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेन तथा अंग्रेज धर्म प्रचारकों ने प्रमुख कार्य किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कार्य में अत्यधिक योगदान दिया। वे भारत में ईसाई प्रचारकों को कंपनी के कर्मचारियों में धार्मिक भावना बनाए रखने तथा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने के लिए भेजते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में अनेक स्थानों पर मिशनकारी स्कूलों की क्या हुई, स्थापना की गई। सेकंड है भारतीय समाज सुधारकों द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार। इसके बाद जो भारतीय समाज सुधारक थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राधाकांत देव आदि जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी शिक्षा का प्रचार प्रसार में क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने जनता का सहयोग प्राप्त करके अनेक विद्यालयों की भी स्थापना की। इसके बाद सन 1798 का आज्ञा पत्र। इस आज्ञा पत्र के अनुसार कंपनी ने अपने कर्मचारियों तथा सैनिकों को क्या किया, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की और उनके लिए वहाँ पर अनेक प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की। कंपनी ने मुंबई, चेन्नई, बंगाल में 18वीं शताब्दी में बहुत से विद्यालयों की स्थापना कर दी और अंग्रेजों की देखा देखी हिंदू और मुसलमानों ने भी अपने विद्यालय क्या कर दिए, विद्यालय खोलने आरंभ कर दिए। इट्स मीन 1798 में क्या हुआ, जो इनकी कंपनी में जो भी वर्कर्स होते थे इनके लिए इन्होंने क्या किया, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की और बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो ओपन किए।
और इन्होंने मुंबई, चेन्नई और बंगाल में बहुत सी विद्यालयों की स्थापना की। इन्हीं अंग्रेजों को देखकर क्या हुआ, जो हिंदू और मोमडन्स थे उन्होंने भी विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए। मतलब ये आरंभ बताया गया है ब्रिटिश काल का। इसके बाद सन 1813 मतलब 1813 का आज्ञा पत्र। इस आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा को ठोस और व्यवस्थित रूप प्रदान किया। ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव रखा गया कि कंपनी की सरकार भारतवासियों की शिक्षा में रुचि ले और कार्य के लिए धन व्यय खर्च करे। कंपनी के संचालकों ने इस प्रस्ताव का बहुत विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश संसद ने इस आज्ञा पत्र को क्या कर दिया, पास कर दिया, जिसे सन 1813 का आज्ञा पत्र कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित बातें थी। ईसाई जो पादरी थे उनको भारत में धर्म प्रचार के लिए छूट दे दी गई। मतलब जो ईसाई पादरी मतलब जैसे होते हैं ना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, उनको धर्म प्रचार के लिए छूट दे दी गई। और शिक्षा को कंपनी का उत्तरदायित्व माना गया। भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने की भी अनुमति दे दी गई। इसके बाद सन 1814 का कंपनी का आदेश। कंपनी ने अपने प्रथम आदेश में शिक्षा की उन्नति, देसी शिक्षा का प्राच्य भाषाओं की उन्नति, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन में विज्ञान के प्रचार आदि पर बल दिया, परंतु इस आदेश को विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इससे पहले ही छोटे छोटे से जो कोशिशें थी वो की गई ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ के लिए, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट है वो है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। यहाँ से शिक्षा का इन्होंने एक व्यवस्थित रूप आरंभ किया, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो ये हेडिंग होगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया। इस विवरण पत्र के माध्यम से मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को प्राथमिकता प्रदान करने की प्रबल सिफारिश की थी। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय भाषाओं और साहित्य को अनुपयोगी तथा निरर्थक बताया। उनका कहना था कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से मैकाले ने भारतीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित सिफारिशें व सुझाव प्रस्तुत किए। जो लॉर्ड मैकाले थे, इनका क्या मोटिव था? इनका मोटिव था कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाए, और जो व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा वही मतलब विद्वान माना जाएगा, उसी को नौकरी वगैरह दी जाएगी। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति को विद्वान माना जाए, और साहित्य का अर्थ केवल अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। मतलब जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो केवल जो इंग्लिश लिटरेचर है उसी को महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का रुझान फारसी और अरबी की अपेक्षा अंग्रेजी पर अधिक हो, क्योंकि इससे पहले क्या था, मध्यकालीन एक लॉन्ग पीरियड चला था, उसमें क्या था, जो मुसलमान थे उन्होंने अरबी और फारसी भाषा पर जोर दिया था। तो इसके बाद जब लोग अरबी और फारसी भाषा बोलने लगे, उसी से पढ़ने लगे, तो इन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी पर अधिक बल दिया जाए। नंबर 4, अनेक भारतीय अंग्रेजी भाषा को ही ज्ञान का भंडार मान चुके हैं। मैकाले ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करके उन्हें अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनना संभव है, अतः इस दिशा में समुचित प्रयास अवश्य किए जाने चाहिए। मैकाले ने अंग्रेजों को स्वार्थ को भी विशेष महत्व दिया तथा इस दृष्टिकोण से एक तर्क प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में एवं ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो, लेकिन उनकी रुचियाँ, विचार, नैतिकता और विद्वता से अंग्रेज होगा। इनका मानना था कि चाहे वो अपने रंग से और रक्त से भले ही भारतीय हो, लेकिन वो क्या उसकी जो नैतिकता होगी, उसकी जो थिंकिंग होगी, जो उसकी हॉबीज़ होगी, उनसे वो अंग्रेज हो जाए। परंतु
लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग द्वारा स्वीकार कर लिया गया और सरकार ने 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति जारी करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। इस निर्देश के बाद ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा का आगामी स्वरूप निश्चित हो गया। इस तथ्य को टी.एन. सिक्वेरा ने इन शब्दों में स्पष्ट किया था। इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा की गई। मतलब इससे पहले बहुत सारे आज्ञा पत्र हुए, बहुत सारों पर मोहर लगी, बहुत सारों को लागू किया गया, लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो था लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र और इन्होंने जो जो मांग रखी थी उन मांगों को स्वीकार किया गया और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। तो ये जो लॉर्ड मैकाले है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है और ओवरऑल आप इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से नियम लागू हुए वे आप पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये वीडियो अभी यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बड़ा कंटेंट हो जाएगा और बाकी से नेक्स्ट जो है ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।